बीजेपी वालों को सुना, वो कह रहे हैं कि ये सब तमाशा ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कर रही है। क्या कहूं, मनोबल को किस बात के लिए ऊंचा रखना? क्या होगा, क्या अब 4 मई को कुछ होगा तो होगा। मनोबल ऊंचा होना होगा तो 4 मई को होगा। जिसको डिप्रेशन में जाना है वो 4 मई को जाएगा ही। हाँ, तो वो जिसको लड्डू बांटने हैं वो बांटेगा। बात खत्म हो गई। इसमें अभी 3 दिन में क्या आप कर लेंगे? लेकिन जो गिनती वाली बात आपने कही, वहां पे अभी भी मैं मानता हूं कि ये बीजेपी को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि ये बीजेपी चैलेंजर है, इलेक्शन कमीशन अंपायर है, इनको उस दिन तक के एहतियात भी लेने पड़ रहे हैं। कैसे, वो आप देखिए। एक तो बीजेपी ने एक मीटिंग बुलाई है 2 तारीख को, मतलब कल, वो काउंटिंग डे के लिए मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग, उसमें सारे विधायक, एमपी, उम्मीदवार सब बुलाए गए। तो काउंटिंग डे के लिए क्या तैयारियां स्पेशल कर लेगी बीजेपी, एक इसको समझेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 कदम उठाए गए इस बार जो नए हुए हैं ऐड, और ये केवल बंगाल के लिए नहीं, ये सारे मतलब एक ये जो मैं खबर बता रहा हूं ये सारे राज्यों के लिए है। मतगणना केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने अब ईसीआई नेट पर क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली 4 मई 2026 को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनावों की मतगणना के लिए है। इससे भविष्य के सभी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। सरल शब्दों में क्यूआर कोड पहचान पत्र दिया जाएगा, वही आदमी काउंटिंग सेंटर के अंदर जा सकता है। तो एक पहचान को और वेरीफाई करने के लिए कर दिया गया कि कोई अनवांटेड आदमी काउंटिंग सेंटर में जा ना पाए। दूसरा, काउंटिंग डे से रिलेटेड एक खबर, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक शिकायत पहुंची कि मतगणना पर्यवेक्षक काउंटिंग सुपरवाइजर्स, ये राज्य कर्मचारी के बजाय सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी, उन्हीं लोगों को मतगणना के सुपरवाइजर बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये शिकायत गई हाईकोर्ट में कि भाई इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब वहां जेरेबाजी जो भी हुई हो, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त इस पर कोई एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस याचिका को। अगर बाद में कोई ऐसी बात आती, कहीं कुछ गड़बड़ हुई या इससे रिलेटेड, तो आप उसको शिकायत के रूप में लेकर के आइए, हम अभी इसमें इंटरवीन नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्यों करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को? काउंटिंग सुपरवाइजर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय क्यों है, राज्य सरकार का कर्मचारी क्यों नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले बात तो ये बताना चाहिए कहानी कुर्सी के दर्शकों की कि जो कुछ भी ममता बनर्जी कर रही हैं, हार का जो फ्रस्ट्रेशन है उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि परिणाम क्या होगा। परिणाम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, आप इशारे कर रहे हैं। मेरा आकलन अपना है कि 170 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। लेकिन एक जैसे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। ये मेरा आकलन है कि 170 सीटें से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, और जो दूसरा राउंड है उसमें कम से कम 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो जो कुछ भी आंकड़ा निकल करके आता हो, लेकिन हमारी आकलन क्या है, आपका आकलन क्या है? कहानी कुर्सी के दर्शकों ने तो पूरा अपना चुनाव सर्वेक्षण ही बता दिया है कि कहानी कुर्सी के इतने दिनों तक, 1.5 महीने तक फॉलो करने के बाद मेरा निष्कर्ष ये है, ये भी जरा आप बता दीजिएगा कि कौन आसाम में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है। उन्होंने, एक दर्शक ने पूरा लिस्ट भेज रखा है। देखिए, मोटा मोटी लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है। उनको जो 2021 का कॉन्फिडेंस था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। एक सोचिए कि एक मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम के सामने जाकर के बैठा हुआ 4 घंटे 12:10 पर उन्होंने वेन्यू छोड़ा है, और आप समझ सकते हैं कि उनको पता है, जो विजय जी ने सब चीज बता दिया, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सबके सिग्नेचर होते हैं। जब स्ट्रांग रूम खुलेगा उस समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उस समय भी सभी पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर होंगे। जब स्ट्रांग रूम के साथ ईवीएम खुलेगा उस समय भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उस समय भी सिग्नेचर सभी के होंगे, और सिग्नेचर का मिलान किया जाएगा। तो इतनी एहतियात के बावजूद भी आप कह रहे हैं, तो ये नैरेटिव बनाने की, हार से पहले उनको भय है ये बात कि चुनाव, शायद हम, उनका आकलन है कि हम चुनाव हार रहे हैं। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि बंगाल के अंदर यदि आप देखेंगे कि जो बाहर से क्यों भेजा गया, क्योंकि पता था कि बंगाल के अंदर जो राज्य कर्मचारी थे वो पार्टी के साथ खड़े हो गए थे, इसलिए एक बाहर से, चाहे वो गुजरात का आदमी हो, चाहे वो बिहार का आदमी हो, चाहे वो पौंडीचेरी का आदमी हो, चाहे वो केरला का हो,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, गुजरात से गए हैं, पौंडीचेरी से भी बुलाए गए हैं, बाकी अन्य राज्यों से भी बुलाए हैं, कर्नाटक से बुलाए गए हैं। कर्नाटक में तो वो नहीं था ना, कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सभी जगह से कॉम्पिटेंट अधिकारियों को, और ग्रुप ए अधिकारी को तो चुनाव आयोग ने पहले बंगाल से ही मांगा था। अभी जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं, अभी वो कौन है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि दीदी के बहुत ही करीबी आदमी है जी। उनके बारे में बोला जाता है। आप किसी से बंगाल में, आप ब्यूरोक्रेसी से पूछिएगा कि वर्तमान पुलिस कमिश्नर कलकत्ता जो है वो दीदी के आदमी माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। ठीक है सर। परेशानी क्यों है भाई? अच्छा, इसे किसी शिकायत को हाई कोर्ट में तो कई एप्लीकेशंस गई हैं अलग अलग मुद्दों पर। वो पुलिस के ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उनके लिए भी गई थी कि क्यों दिल्ली से लोग भेजे जा रहे हैं। किसी अभी ये इलेक्शन कमीशन का चूंकि डोमेन है, हाई कोर्ट ने कहीं हस्तक्षेप कर नहीं किया, कहीं भी उन्होंने इंटरवीन करने, हर जगह इनकार किया है। अब जहां तक प्रोसीजरल बातें हैं या सेंट्रल फोर्सेस लगी हैं, ममता बनर्जी ने कहा ना ये तो चुनाव चोरी करना चाह रही हैं, तो उस पर पश्चिम बंगाल के जादवपुर विधानसभा सीट से सीपीएम के कैंडिडेट को सुनना चाहिए आपको। इनका नाम है विकास रंजन भट्टाचार्य। ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की निराशा है कि वो इस किस्म की बातें कह रही हैं, और ये उनके लोगों ने 15 साल गुंडागर्दी और अपनी मनमानी की है, वो मनमानी अब नहीं चल पा रही है। वो आपको ममता बनर्जी के एक्शंस में दिखाई दे रहा है, वरना सीआरपीएफ हो या इलेक्शन कमीशन हो, हमें इनके किसी के कॉन्डक्ट से कोई शिकायत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रशंसा की। Her frustration is obvious because her goons could not had the free hand this time. Since 2011 onwards till today, the elections were controlled by TMC goons. After 11 o'clock in the morning, all the booths were really taken over by them, these goons, and they used to control. Now this time they failed. And that's the frustration and fear of Mamta. एक चुनाव हो रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि कहीं कोई हमको प्रक्रिया में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी जैसे नेता, कोई पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और पहली बार चुनाव प्रक्रिया को सामना कर रहा हो, और वो इस तरीके से आरोप लगा और उसे लगे कि भाई ईवीएम में कुछ तरह की छेड़छाड़ हो सकती है, तो समझा जा सकता है। ममता बनर्जी तो 1984 में पहली बार लोकसभा की सांसद बनी थी, 7 बार की लोकसभा की सांसद चुनाव लड़ी, वो इसी चुनाव प्रक्रिया से वो चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री 3 बार की मुख्यमंत्री रही है, 2011 का चुनाव जीती है, 2016 का जीती है, उसके बाद 21 का वो चुनाव जीती है। तमाम चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी का अनुभव है, चुनाव प्रक्रिया से हो गई है। और क्या लोकसभा चुनाव के समय भी ममता बनर्जी ने ऐसा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे कि ईवीएम के लिए छेड़खानी का आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटें जीतने के लिए ईवीएम में छेड़खानी कर रही है और ममता बनर्जी गई थी? किसी चुनाव में ममता बनर्जी का ऐसा व्यवहार देखने को नहीं मिला कि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी नेता, वो रात को जाए और 4 घंटे वहां पर जाकर बैठे। मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से इस चुनाव में हार रही है, और ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि ये चुनाव मेरे हाथ से निकल गया है। अब उन्हें लग रहा है कि जब चुनाव में हारूंगे 4 मई को, तो मेरे पास ये कहने के लिए एक आधार हो जाएगा कि ईवीएम में जिस दिन गई थी 30 तारीख की रात को, और 1 तारीख को जिस तरीके से आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग ने धांधली की और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। हार का कारण मुझे लगता है ममता बनर्जी इसमें देखना चाहती थी, और जिस तरीके से कल ममता बनर्जी कहती है कि अभी 1 घंटे में 10,000 लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कोई दंगा कराने के लिए इशारा कर रही है? क्या ममता बनर्जी चुनाव आयोग को यह कहना चाहती है कि भाई अगर चुनाव परिणाम मेरे अनुरूप नहीं आए तो 4 तारीख को पूरा बंगाल के अंदर आगजनी और दंगा कराने के लिए मेरे कार्यकर्ता तैयार होंगे? चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हो, आपको खुद लग रहा है कि सत्ता आपके हाथ से निकल गई है। ऐसे में जो भी परिणाम आए आपको गरिमापूर्ण स्वीकार करना चाहिए। इस तरीके से आप हिंसा की धमकी देने की कोशिश करना, कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाना, देश के चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और दुनिया में यह बताना कि भारत में चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी 2011 में चुनाव जीतती है, तब ममता बनर्जी को आपत्ति नहीं होती है। 16 और 21 में जीतती है, तब ममता बनर्जी को आपत्ति नहीं होती है। तो अपना चुनाव हारते हैं तभी होती है, तो हर किसी को नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख पर बनारस में आ गया, तो क्या बीजेपी ने कहा कि कोई छेड़खानी हुई है? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगाती है, और ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य। ममता बनर्जी अभी अब बयान जो मैंने आपको सुना उसमें एक मजेदार बात बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ये बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बाहर से कौन लोग आए? बोले ये गुजराती बोल रहा था, गुजराती में नारे लगा रहा था। ये गुजरात का गुजराती है, ये बंगाल का गुजराती नहीं है।
लोकल गुजराती लोकल लोकल गुजराती नहीं है। भवानीपुर यहाँ में तक तो वैसे बात पहुंची है। भवानीपुर में गुजराती हैं काफी। हैं, काफी। गुजराती उनको आइडेंटिफाई हो जाता है, बट बांग्लादेशी उनको आइडेंटिफाई करने से मना करती हैं कि बांग्लादेश